हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का सप्लीमेंट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया यानी भारत की प्राचीन शैक्षणिक पद्धति का पूरा समरी करेंगे। आप ध्यान से पूरी समरी को सुनिए। तो प्राचीन समय से भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। पत्थर और तांबे के शिलालेख, ताड़पत्र और हमारे धर्म ग्रंथ इसको दर्शाते हैं। हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति इससे कुछ अलग नज़र आती है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। अति प्राचीन समय से दूर देशों से यात्री भारत आते रहे हैं। भारतीय संस्कृति, वैभव, धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य एवं शिक्षण प्रणाली ने भी उन्हें मुग्ध कर रखा था। इस पद्धति से विद्यार्थियों में मानवता का संचार होता था। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा का उद्देश्य भीतरी और बाहरी विकास रहा है। विद्यार्थियों को उच्च नैतिक मूल्य और मानव एवं प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की शिक्षा दी जाती थी। सोर्सेस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के स्रोत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मशास्त्र की शिक्षा शिक्षण का प्रमुख स्रोत था। आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा लिखे गए लेख और चरक और सुश्रुत द्वारा लिखी गई स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों का ज्ञान भी शिक्षण का आधार था। इसके साथ साथ इतिहास, तर्क, व्याख्या, स्थापत्य, अर्थशास्त्र, कृषि, व्यापार और वाणिज्य का ज्ञान भी शिक्षण का आधार था। शारीरिक विज्ञान भी शिक्षक का महत्वपूर्ण भाग था। गुरु और शिष्य शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के लिए मिलकर प्रयास करते थे। शैक्षिक वाद विवाद और सहयोगियों से शिक्षा प्राप्त करना शिक्षा के महत्वपूर्ण स्रोत थे। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अ वे ऑफ लाइफ यानी भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति, जीने का तरीका। प्राचीन भारत में शिक्षा केवल घरों में ही नहीं अपितु गुरुकुल, पाठशाला और मंदिरों में आदि में भी दी जाती थी। उन दिनों शिक्षा के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही माध्यमों का प्रयोग किया जाता था। पाठशालाओं की तरह मंदिर भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को विहार और विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता था। मौखिक शिक्षा का ज़्यादा प्रचलन था। गुरुकुल जो कि पंडितों द्वारा चलाए जाते थे, उनमें विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। गुरुकुल आबादी से दूर शांत स्थानों पर हुआ करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करा करती थी। मैत्री, विश्वम्भरा, अपला ये कुछ नाम इसका उदाहरण है। गुरुकुल की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को उसकी भीतरी सामर्थ्य को एहसास दिलाना होता था। Many monasteries and vihars were set up during this period यानी इस दौरान कई मठ और विहार स्थापित किए गए। इसमें दी जाने वाली शिक्षा से प्रभावित होकर चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल आदि देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बिहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़, बिहार और विश्वविद्यालय राजा और समाज की सहायता से शिक्षा विकसित होती रही। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और अनंतपुरी तत्कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। बनारस, नवद्वीप और काशी के विश्वविद्यालय मंदिरों से संबंधित थे। इन स्थानों पर विद्यार्थी अपना ज्ञान पारस्परिक वार्तालाप और प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ वाद विवाद के द्वारा विकसित करते थे। तक्षशिला और तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। न केवल भारत के वरन विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पर आते थे। यह संस्था वेदों, कानून, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, युद्ध विद्या और 18 कलाओं की शिक्षा प्रदान करती थी। चाणक्य, पाणिनि, चक्र, विष्णु शर्मा और जीवक आदि जैसे प्रसिद्ध शिक्षक इस विश्वविद्यालय में शिक्षा देते थे। इस विश्वविद्यालय का नाम प्राचीन नगर तक्षशिला के नाम पर था,
जो अब पाकिस्तान में है। इसका अंत 15वीं शताब्दी में हुआ और तब तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते रहे, जैसे काशी, कौशल, मगध और अन्य देशों से। रोल ऑफ द टीचर्स, अध्यापक की भूमिका। प्राचीन भारत में शिक्षकों का शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण अधिकार था। वाद विवाद और वार्तालाप शिक्षा के प्रमुख अंग थे। यह निश्चय करना शिक्षक का ही अधिकार था कि विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा पूरी की है या फिर नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विभिन्न विषयों की शिक्षा का एक केंद्र था। यहाँ पर विद्वान न केवल देश के विभिन्न भागों से बल्कि विदेशों से भी आया करते थे। उस समय के चीनी विद्वानों ने लिखा है कि यहाँ पर वाद विवाद और वार्तालाप के द्वारा प्रतिदिन 100 पाठ पढ़ाए जाते थे। जो ओंग जेंग ने कहा है कि नालंदा के कुलपति शैलभद्र अपने समय के योग के श्रेष्ठतम गुरु थे। नालंदा के विद्यार्थी वेद, ललित कला, शिक्षा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला का अध्ययन करते थे। नालंदा 5 CE से 12 CE तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। यूनेस्को ने नालंदा के खंडहरों को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। रोल ऑफ कम्युनिटी, समाज की भूमिका। विद्यार्थी कोई फी नहीं देते थे। उनकी शिक्षा पर होने वाला खर्च समाज उठाता था। दक्षिण भारत में अग्रहारास शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। घटिका और ब्रह्मपुरी जैसी अन्य संस्थाएं थीं। घटिका छोटी, अग्रहारास एक बड़ी संस्था थी। मंदिर, मठ, जैन बसादी और बुद्ध विहार और कुछ अन्य शिक्षा के केंद्र भी उस समय थे। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा पद्धति की निरंतरता। मध्यकालीन युग में मकतबों और मदरसों के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। समाज के द्वारा दिए गए दान से शिक्षा को सहारा मिलता था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास था। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।